हम प्लेयर एडमिशन टेस्ट पर हैं और जजेस अब पूरी तरह तंग आ चुके हैं। पूरे दिन कैंडिडेट्स आते रहे लेकिन एक भी पास नहीं हुआ। तभी एप्लीकेंट नंबर 75 अंदर आता है और एग्जामिनर्स में से एक का दिमाग ही घूम जाता है, क्योंकि यह बंदा बिगिनर एग्जाम में एक ग्लेव, एक बो, तीरों से भरा क्विवर, थ्रोइंग नाइव्स, एक डैगर और एक सोर्ड लेकर आया है। तिलक वाले है। जज उससे पूछता है कि क्या वह तैयार है। विशाल खाली अरीना के बीचों बीच उसकी छोटी सी परछाई बस चुपचाप खड़ी रहती है। वह बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ सिर हिलाता है। टेस्ट शुरू होते ही उसके चारों तरफ 20 गॉब्लिन्स मटेरियलाइज हो जाते हैं। वह आराम से उनकी गिनती करता है और कहता है कि पास से देखने पर ये असली वाले गॉब्लिन्स से कहीं ज्यादा रियल लगते हैं। फिर वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, चाहे ये असली गॉब्लिन्स की कितनी भी अच्छी कॉपी कर लें, फिर भी ये कुछ नहीं है। अगले ही पल हर दिशा से चीखते हुए गॉब्लिन्स उसकी तरफ टूट पड़ते हैं। बस स्पीयर का एक घूमता हुआ वार और पहली पूरी वेव हवा में ही चीर दी जाती है। गॉब्लिन्स को समझ भी नहीं आता कि उन्हें किसने मारा। उससे पहले ही उनके शरीर नीले क्यूब्स में फटकर बिखर जाते हैं। मॉन्स्टर्स की हिम्मत तो उतनी ही देर टिकी जितनी देर मेरी एक्स के साथ रिलेशनशिप चली थी। उसके एक और वार से पूरा झुंड बोलिंग पिन्स की तरह हवा में उछल जाता है। बिना पीछे मुड़े ही उसका हाथ पहले से थ्रोइंग नाइव्स पर पहुंच चुका होता है। लाल चमक के साथ सारे नाइव्स उसके हाथ से निकलते हैं और हर एक गॉब्लिन जमीन पर बुरी तरह पिन हो जाता है। जो गॉब्लिन्स अभी भी बचे थे वे अपने साथियों का हाल देखते ही उल्टी दिशा में पूरी रफ्तार से भागने लगते हैं। लेकिन तब तक वह अपना बो निकाल चुका होता है और कहता है, भागने का कोई फायदा नहीं है। एरो बिजली की रफ्तार से एक गॉब्लिन के चेहरे के पास से निकल जाता है, उससे पहले कि वह पूरी तरह मुड़ भी पाए। और उसकी आर्चरी इतनी बेहतरीन क्यों है? क्योंकि उसे सिखाने वाला था। और उसकी आर्चरी इतनी बेहतरीन क्यों है? क्योंकि उसे सिखाने वाला था मशहूर मार्क्समैन गिलबर्ट ग्रिम। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे खुद वही लेजेंड उसके जरिए तीर चला रहा हो। बचे हुए गॉब्लिन्स दांत भींच लेते हैं। अगर मरना ही है तो लड़ते हुए मरेंगे। यह देखकर वह आराम से अपना बो वापस रख देता है और अपनी सोर्ड निकालता है। मुथे से थे। तलवार की धार जमीन पर घिसटती है और पीछे चिंगारियों की लकीर छोड़ देती है। हर तरफ से गॉब्लिन्स उसे घेर लेते हैं और एक साथ उस पर झपट पड़ते हैं। यही तो वह इंतजार कर रहा था। उसकी पकड़ सोर्ड के हैंडल पर और मजबूत हो जाती है। बस एक बार और उसके चारों तरफ हवा में उछल रहे सभी गॉब्लिन्स एक ही पल में 2 टुकड़ों में कटकर गिर जाते हैं। तभी वह अचानक रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसने रूकी एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा ही कर दिया। एड्रेनलिन उतरते ही उसके पैर कांपने लगते हैं। वह मन ही मन सोचता है कि उसे इस बॉडी को सच में फिर से बनाना पड़ेगा। ऊपर बैठे जजेस बस एक दूसरे की तरफ देखकर फुसफुसाते हैं, अमेजिंग। एग्जामिनर अपना कप नीचे रखता है और कहता है कि फैसला हो चुका है। एप्लीकेंट नंबर 75 एसियो जुनहो पास। पूरा हॉल अभी तक समझने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने अभी क्या देखा और हर जज के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर यह लड़का है कौन? उस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ठीक 25 साल पीछे जाना होगा, ह्यूमैनिटी के आखिरी डंजन के सबसे गहरे हिस्से में। और उसके अंत में खड़ी है फ्रॉस्ट क्वीन, वही मॉन्स्टर जिसने सिर्फ अपनी उंगलियां चटकाकर पूरे पैसिफिक ओशन को बर्फ में जमा दिया था। वह उसके सामने हंसते हुए पूछती है, इतनी दूर तक पहुंचकर कैसा लग रहा है? अपनी पूरी टीम को मरने के लिए पीछे छोड़ने के बाद। वह कहती है कि उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन सियो जुनहो उसकी बात बीच में ही काट देता है। ये मेरे पास बेकार की बातें करने का समय नहीं है। फ्रॉस्ट क्वीन शुद्ध बर्फ से बनी एक विशाल ब्लेड तैयार कर लेती है और जवाब में एसियो जुनहो सिर्फ इतना कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा और इस नाइटमेयर का हमेशा के लिए अंत कर दूंगा। अगले ही पल दोनों हवा में टकराते हैं। उनकी रफ्तार इतनी जबरदस्त होती है कि वे गोकू की स्पीड पर एक दूसरे पर लगातार वार करने लगते हैं। वह अपने हाथ में आइस मैजिक इकट्ठा करती है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उस पर हमला कर देती है। सियो जुनहो बाल बाल बच जाता है। फिर आखिरी बार दोनों आमने सामने भिड़ते हैं। अचानक नीली खामोशी को चीरती हुई एक काली चमक लहराती है। अगले ही पल फ्रॉस्ट क्वीन घुटनों के बल झुकी होती है और सियो जुनहो उसके पीछे खड़ा होता है। वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मजा आया। सियो जुनहो ठंडे लहजे में जवाब देता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। वह उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही फ्रॉस्ट क्वीन का शरीर चमकने लगता है, अचानक एसियो जुनहो का अपना शरीर जमना शुरू हो जाता है। बर्फ उसकी बाहों, गर्दन और चेहरे पर तेजी से फैलने लगती है। तभी उसके सामने एक सिस्टम मैसेज दिखाई देता है, आप फ्रॉस्ट क्वीन का कोर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कोर पूरी तरह एब्जॉर्ब होने तक आप हाइबरनेशन में रहेंगे। और यही आखिरी चीज थी जो एसियो जुनहो ने अगले 25 सालों तक देखी। अब इस लड़ाई से 76 घंटे पहले 5 हीरोज उस डंजन के सामने खड़े हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है, उन सीढ़ियों पर सिर्फ एक इंसान ही ऊपर जा सकता है। बड़े बड़े टैटूज वाला आदमी गुस्से में बर्फ की दीवार पर मुक्के बरसाता है। उसके लिए एक इंसान को चुनना बाकी सबको मरने के लिए छोड़ देने जैसा है। काउबॉय अपनी हैट हल्की सी झुकाकर मान लेता है कि वे भारी नुकसान में हैं, लेकिन सब पहले से जानते हैं कि ऊपर किसे जाना होगा। आखिरकार वह ताकतवर आदमी भी सिर झुका देता है। सच तो यह है, इंस्पेक्टर जैसा दूसरा कोई नहीं है। लड़की भी उसकी बात से सहमत हो जाती है और बस 4 लोग अपनी जिंदगी एक इंसान के हाथों में सौंप देते हैं। पूरी स्क्वाड उसके सामने खड़ी होकर कहती है कि उन्हें यकीन है उनकी मौत बेकार नहीं जाएगी। सियो जुनहो धीमी आवाज में बड़बड़ाता है, ज्यादा लोग मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। काउबॉय बस मुस्कुराता है और कहता है, हम तुम्हारे पीछे मौत तक चलेंगे। हीलर भी मुस्कुराते हुए कहती है, हमारी कोई भी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। यह सुनकर सियो जुनहो के मुंह से बस इतना ही निकल पाता है, तुम लोग। फिर वह धीरे से सबसे माफी मांगता है और उन सीढ़ियों पर अकेला चढ़ जाता है। 25 साल बाद 2024। अब साल है 2024 और हम एक म्यूजियम एग्जिबिट में हैं, जहां उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जा रहा है जिन्हें ह्यूमैनिटी आज तक हरा नहीं पाई।
प्रेजेंटर समझाती है कि कैसे फ्रॉस्ट क्वीन ने सिर्फ अपनी उंगलियां चटकाकर पूरे पैसिफिक ओशन को जमा दिया था और कैसे 5 महान हीरोज उसे रोकने के लिए एंटार्क्टिका गए थे। वहीं सामने वे 5 हीरोज बर्फ में जमे हुए प्रदर्शित किए गए हैं, द 5 हीरोज। तभी एक नर्डी लड़का अचानक जोर से चिल्लाने लगता है। वह एग्जिबिट की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, वो स्टैचू अभी हिला। प्रेजेंटर हंसकर उसकी बात टाल देती है। वह कहती है कि इस चेंबर का टेम्परेचर 24 घंटे 7 दिन पूरी तरह कंट्रोल में रखा जाता है। इन स्टैच्यूज के साथ कुछ भी होना नामुमकिन है। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पीछे कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। क्रैक! पूरी बर्फ जोरदार धमाके के साथ फट जाती है और बर्फ के टुकड़ों को चीरता हुआ एक इंसान बाहर निकल आता है। वह घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम मैसेज उभरता है, एब्जॉर्प्शन 100% कंप्लीट। 25 सालों बाद उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है, को। और तभी एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आ जाता है, एक्स रैंक स्किल एक्वायर्ड। फ्रॉस्ट! कुछ ही घंटों में यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। लेजेंड जाग चुका है, स्पेक्टर 25 सालों की क्रायोजेनिक स्लीप के बाद वापस आ गया है उधर। खुद वह लेजेंड हॉस्पिटल के बेड पर बैठा हुआ है और ऐसे हेडलाइंस स्क्रॉल कर रहा है जैसे कोई दादाजी पहली बार इंटरनेट चलाना सीख रहे हों। 25 साल बीत चुके हैं। वह अपनी मुट्ठी बांधने की कोशिश करता है लेकिन उसकी उंगलियां मुश्किल से मुड़ पाती हैं। तभी डॉक्टर्स कमरे में आते हैं। उनके पास एक खबर होती है, प्लेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उससे मिलने खुद आने वाले हैं। सीओ जुन्हो को यह बात सुनते ही बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह साफ कह देता है, अगर वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे मैं जानता हूं तो उसे वापस भेज देना। लेकिन डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, वो आपके बहुत करीबी दोस्त थे। स्पेक्टर के साथ उनकी अक्सर बातें हुआ करती थीं। कुछ ही देर बाद वह आदमी कमरे में दाखिल होता है। उसे देखते ही एसीओ जुन्हो तुरंत उसे पहचान लेता है, शिमुक। और जैसा एसीओ जुन्हो ने 25 साल पहले अंदाजा लगाया था, वह सच साबित हुआ। उसे देखते ही एसीओ जुन्हो के मुंह से सबसे पहला वाक्य निकलता है, तुम तो पूरी तरह गंजे हो गए। 25 साल बाद की मुलाकात में उसने सबसे पहले यही कहा। शिमुक गुस्से से उसे घूरता है और कहता है, मैं ही बेवकूफ था जो सोच रहा था कि कोई इमोशनल मोमेंट होगा। जब दोनों कमरे में अकेले रह जाते हैं तब सीओ जुन्हो असली सवाल पूछता है, सब लोग इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वार तो खत्म हो जानी चाहिए थी। तब शिमुक गहरी सांस लेकर समझाना शुरू करता है, जिस दिन तुमने फ्रॉस्ट क्वीन को मारा पूरी दुनिया ने लगभग 1 मिनट तक जश्न मनाया, लेकिन उसके तुरंत बाद एक नया सिस्टम मैसेज आ गया। पैसिफिक ओशन में एक डायमेंशनल एलिवेटर प्रकट हो गया और उसका 2nd फ्लोर खुल चुका था। कुल मिलाकर उसमें 10 फ्लोर्स हैं। सीओ जुन्हो कुछ पल सोचता है। उसकी टीम को पहला फ्लोर क्लियर करने में 5 साल लगे थे, तो उसके हिसाब से 25 सालों में ह्यूमैनिटी कम से कम 7वें फ्लोर तक तो पहुंच ही गई होगी। लेकिन शिमुक बड़ी मुश्किल से सच बोल पाता है, 25 सालों में ह्यूमैनिटी सिर्फ 1 फ्लोर ही क्लियर कर पाई। यह सुनकर सीओ जुन्हो लगभग लड़खड़ा जाता है। 25 साल और सिर्फ 1 फ्लोर? लेकिन इसके पीछे एक वजह थी। 3रा फ्लोर पूरी तरह पिघले हुए लावा के समंदर से भरा हुआ है और उस लावा को ठंडा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ऑल्टर, जिसे एक्टिवेट करने के लिए फ्रॉस्ट क्वीन का कोर चाहिए। उन्होंने दशकों तक हर नेस्ट की तलाश की, लेकिन उन्हें वह कोर कभी नहीं मिला। यह सुनते ही एसीओ जुन्हो पूरी तरह चुप हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि वह कोर कहां है। उसने उसे एब्जॉर्ब कर लिया था। वह कोर इस वक्त उसी के अंदर मौजूद है और वह बिल्कुल शांत चेहरे के साथ उन्हें उस गलती के लिए माफ कर देता है जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। बाद में वह चुपके से हॉस्पिटल से निकलकर हिस्ट्री म्यूजियम पहुंचता है और वहां उसके चारों दोस्त अब भी बर्फ में जमे हुए खड़े होते हैं, मानो किसी ट्रॉफी की तरह उन्हें प्रदर्शित किया गया हो। वह उनके सामने बैठ जाता है, धीरे से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे देर हो गई। फिर मुस्कुराकर पूछता है, चलो मेरे साथ एक ड्रिंक पियोगे? लेकिन जैसे ही वह बर्फ को छूता है, एक सिस्टम मैसेज उसके सामने उभर आता है, स्किल। फ्रॉस्ट एक्स इस जमी हुई प्रिजन से टारगेट्स को मुक्त कर सकती है, लेकिन उसका मैजिक स्टैट बहुत कम है। सील रिमूवल फेल्ड। हाइबरनेशन के बाद उसके सारे स्टैट्स फिर से लेवल 1 पर लौट चुके थे, लेकिन हाइबरनेशन के बाद उसके सारे स्टैट्स भले ही लेवल 1 पर लौट आए हों, फिर भी डायमेंशनल एलिवेटर का हर क्लियर किया हुआ फ्लोर हमेशा के लिए परमानेंट स्टैट बूस्ट देता है। इसलिए प्लान अपने आप साफ हो जाता है। टावर पर चढ़ो टॉन, मैजिक हासिल करो, बर्फ पिघलाओ और अपने दोस्तों को वापस घर लेकर आओ। सीओ जुन्हो सीधे शिमुक से कहता है, मैं फिर से प्लेयर बनने वाला हूं। यह सुनकर शिमुक बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि डीमंस यानी वे क्रिमिनल प्लेयर्स जिन्होंने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है, आज भी स्पेक्टर को मारने के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए सुरक्षित रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक नई पहचान। सीओ जुन्हो मान जाता है, लेकिन
एक और समस्या है, आजकल प्लेयर लाइसेंस पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पब्लिक एडमिशन टेस्ट पास करना। और अब हम फिर से उसी एग्जाम में लौट आते हैं जहां लेवल 1 का एक रुकी दुनिया के लगभग हर तरह के वेपन के साथ अंदर आया था। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि जजेस आखिर इतना शॉक्ड क्यों थे। वे किसी बिगिनर को जज नहीं कर रहे थे, वे हिस्टोरी के सबसे महान प्लेयर का टेस्ट ले रहे थे जो अपनी जर्नी फिर से जीरो से शुरू कर रहा था। और याद रखो, वह छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन उस इंसान ने किया था जिसका शरीर सिर्फ 2 हफ्ते पहले तक ठीक से मुट्ठी भी नहीं बांध सकता था। तभी शिमुक समझ जाता है कि एसियो जुनहो को प्लेयर एसोसिएशन में रिक्रूट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। शिमुक कहता है, लगता है उन्होंने फैसला कर लिया है। फिर वह यह भी मानता है कि उसे एसियो जुनहो की प्रोफाइल के बारे में झूठ बोलने का थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि अब शिमुक के आसपास मौजूद हर ऑर्गेनाइजेशन और हर ग्रुप सियो जुन्हो को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। कुछ देर बाद सियो जुन्हो अचानक शिमुक के मुंह पर ही हंसने लगता है, जिससे शिमुक बुरी तरह चिढ़ जाता है। उधर हमारा प्रोटैगनिस्ट आराम से जंक फूड खा रहा होता है, कोक पी रहा होता है और किसी नॉवेल की पागलपन भरी स्टोरी की तारीफ करते हुए कह रहा होता है कि वह कितनी जबरदस्त है। यह देखकर यहां तक कि शिमुक को भी मानना पड़ता है कि वह सही कह रहा है। यकीन करना मुश्किल है कि पूरी दुनिया का सबसे मशहूर प्लेयर, जिसे हर कोई अपना आदर्श मानता है, हॉस्पिटल से निकलने के सिर्फ 2 दिन बाद इतनी बेफिक्र जिंदगी जी रहा है। आखिर स्पेक्टर सच में बहुत आलसी इंसान है। शिमुक मन ही मन खुद से कहता है कि उसे बस यह सब सहना होगा। लेकिन तभी सियो जुन्हो अचानक जोर जोर से गालियां देने लगता है और अगले ही पल हैरानी से चिल्ला उठता है। शिमुक भौंचक्का होकर पूछता है, क्या पढ़ रहे हो? सियो जुन्हो जवाब देता है, इस नॉवेल का मेन कैरेक्टर एक प्रीस्ट है, लेकिन हीलिंग करने के बजाय हर समय सिर्फ लड़ाई करता रहता है। शिमुक उसे घूरते हुए कहता है, क्या वो पागल है? और सियो जुन्हो पूरी गंभीरता से सिर हिलाकर कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर शिमुक उसे बैठने के लिए कहता है, जो चीजें तुमने मंगवाई थीं मैं वो ले आया हूं। यह सुनते ही एसियो जुन्हो का पूरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। लेकिन शिमुक पूछता है, तुमने इनकम्प्लीट गेट्स की इंफॉर्मेशन क्यों मंगवाई? कहीं तुम सच में अपने अभी के लेवल पर उनमें जाने का सोच तो नहीं रहे? सियो जुन्हो बिना झिझके जवाब देता है, हाँ, वरना मैं इंफॉर्मेशन क्यों मंगवाता? यह सुनकर शिमुक पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे अच्छी तरह पता है कि इसका क्या मतलब है। अगर वे गेट्स आज तक क्लियर नहीं हुए तो उसकी वजह भी है। वह अविश्वास से पूछता है, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? क्या तुम्हें लगा मैं यह सब भूल जाऊंगा? फिर वह समझाने लगता है, गेट्स मॉन्स्टर्स और ट्रैप्स से भरे होते हैं जो अंदर आने वाले हर इंसान पर हमला करते हैं। कुछ गेट्स इतने खतरनाक होते हैं कि प्लेयर्स की लाशें तक वापस नहीं मिलती। ऐसे गेट्स जो आज तक बंद नहीं किए जा सके, उन्हें ही इनकम्प्लीट गेट्स कहा जाता है। सियो जुन्हो शांत आवाज में कहता है, शुरुआती प्लेयर सिर्फ उन्हीं गेट्स में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यही बात उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। हाई लेवल प्लेयर्स अंदर नहीं जा सकते और रुकीज रिवॉर्ड्स के लालच में अंदर घुसते हैं, फिर वहीं अपनी जान गंवा देते हैं। शिमुक गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हारी अभी की बॉडी के साथ यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन सियो जुन्हो उल्टा उससे ही पूछता है, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते? फिर वह आगे कहता है, वैसे भी इनकम्प्लीट गेट्स अभी भी एसोसिएशन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होंगे, है ना? शिमुक धीरे से सिर हिलाता है, हाँ यह सच है, लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्त को इतनी खतरनाक जगह पर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। यह सुनकर सियो जुन्हो कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वह खुद ही उस गंभीर माहौल को तोड़ देता है और कहता है, मुझे पता है यह एक इमोशनल मोमेंट होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा क्योंकि वहां हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। शिमुक हैरानी से पूछता है, उसका क्या मतलब है? सियो जुन्हो समझाता है, गेट के रिवॉर्ड समय के साथ बढ़ते रहते हैं। जो गेट सालों से क्लियर नहीं हुआ वह बहुत ज्यादा EXP देगा। शिमुक दोबारा पूछता है, रुको, क्या मैंने सही सुना? तो तुम्हारी पूरी वजह सिर्फ जल्दी लेवल अप करना है? सियो जुन्हो बिना हिचकिचाए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ। यह सुनकर शिमुक झुंझला जाता है। वह कहता है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें सबसे खतरनाक रास्ता ही चुनना पड़े। लेकिन सियो जुन्हो सिर हिलाते हुए कहता है, यह अकेली वजह नहीं है। अब जब मैं फिर से प्लेयर बन चुका हूं तो देर सबेर मेरा सामना डीमन से जरूर होगा और मेरे पास समय बहुत कम है। जब वह दिन आए तब मुझे इतना मजबूत होना होगा कि मैं उनसे लड़ सकूं। यह सुनकर शिमुक कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर वह धीरे से कहता है, मैंने इतना आगे तक सोचा ही नहीं था। मुझे एहसास नहीं था कि तुम इतना बड़ा बोझ उठा रहे हो। लेकिन सियो जुन्हो
हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं इसे बोझ नहीं कहूंगा। बेशक वह यह नहीं बताता कि अतीत में डीमंस उसका शिकार नहीं करते थे, बल्कि वह खुद उनका शिकारी था। आखिरकार शिमुक हार मान लेता है। वह कहता है, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे लेवल के हिसाब से कोई गेट ढूंढता हूं जिसमें तुम एंट्री ले सको। कुछ देर बाद उसे सिर्फ एक गेट मिलता है जो एसीओ जुन्हो के लेवल के लिए उपलब्ध था। सीओ जुन्हो पूछता है, कौन सा गेट? शिमुक उसके सामने फाइल रख देता है। यह गेट 7 साल पहले प्रकट हुआ था। अब तक 142 लोग इसे क्लियर करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसमें सिर्फ लेवल 1 प्लेयर्स ही एंट्री ले सकते हैं। इसीलिए लोग इसे रूकी ग्रेवयार्ड कहते हैं। सीओ जुन्हो फाइल पढ़ते हुए कहता है, रूल्स तो काफी आसान लग रहे हैं। शिमुक उसे देखकर मुस्कुराता है, तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तभी फिर गुस्से में कहता है, अभी बताता हूं असली सर्वेंट किसे कहते हैं। यह सुनकर शिमुक घबरा जाता है और जल्दी से कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कुछ देर बाद एसीओ जुन्हो दूसरा सवाल पूछता है, हाउसिंग का क्या? एसोसिएशन प्लेयर्स के रहने का इंतजाम करती है ना? तो क्या मैं वहीं रहूंगा? शिमुक सिर हिलाकर कहता है, असल में यह अच्छा आइडिया है। अगर तुम एसोसिएशन के पास रहोगे तो ज्यादा सुरक्षित रहोगे। तब सीओ जुन्हो आराम से कहता है, तो फिर मेरे लिए एक बढ़िया सा रूम तैयार करवा देना। शिमुक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हो जाएगा। उसे जो चाहे वह मिल सकता है। अगर वह अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो शिम्योकू उसे पूरी की पूरी एक फ्लोर भी दे सकता है। मुख्य किरदार मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे भी ऑर्डर्स तो मैं ही दूंगा। यह सुनकर दोनों हंस पड़ते हैं। तभी एमसी की नजर एक और चीज पर जाती है। शिम्योकू कहता है, यह तुम्हारा आर्मर है। एमसी पूछता है, तुम इसमें कोई अजीब चीज तो नहीं ले आए? लेकिन शिम्योकू बस कहता है, खोल कर देखो। जैसे ही एमसी उसे खोलता है, अंदर से एक कोट निकालता है। उसे हाथ में लेते ही वह सोचता है कि यह काफी हल्का है। फिर वह उसकी मजबूती महसूस करता है। उसके चेहरे पर साफ एक्साइटमेंट आ जाती है। यह तो सच में बहुत बढ़िया है। वह तुरंत पूछता है, शिम्योकू तुम्हें यह कहां से मिला? शिम्योकू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, क्योंकि इसे क्वान क्वान ने बनाया है। यह नाम सुनते ही एसीओ जुन्हो की आंखें फैल जाती हैं। क्या वो बूढ़े साहब अभी भी जिंदा हैं? शिम्योकू सिर हिलाकर कहता है, इस साल उनकी उम्र 98 साल हो गई। वह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन आज भी हथौड़ा उठाकर मास्टरपीस बनाते हैं। उन्होंने अपनी फोर्ज अपने पोते को सौंप दी है, लेकिन आज भी वही काम करते हैं। सेओ जुन्यो हैरानी से कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे जाकर उनका खुद धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन शिम्योकू तुरंत मना कर देता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुख्य किरदार हैरानी से पूछता है, क्यों? शिम्योकू गंभीर आवाज में कहता है, हमें उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। एमसी पूछता है, क्या तुम्हें क्वान क्वान पर शक है? शिम्योकू सिर हिलाता है, नहीं, मुझे उनकी चिंता नहीं है। तभी एसीओ जुन्हो को अचानक सब समझ में आ जाता है, मतलब उनकी फोर्स पर किसी की नजर है? शिम्योकू जवाब देता है, बिल्कुल। डीमंस को पहले से पता है कि क्वान क्वान का स्पेक्टर से कनेक्शन है। अगर तुम अभी वहां गए तो यह सीधे सीधे अपनी पहचान उजागर करने जैसा होगा। सेओ जुन्हो इस बात को काफी शांति से स्वीकार कर लेता है। आखिर उसके जैसा एक रुकी अगर अचानक देश छोड़कर सिर्फ क्वान क्वान से मिलने चला जाए तो लोगों का शक होना तय है। शिम्योकू उसे याद दिलाता है कि शिम्योकू पहले ही कह चुका था कि वह उसका साथ देगा, इसलिए एमसी को उसकी बात समझनी चाहिए। एमसी सिर हिलाकर कहता है, और कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे बस और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, फिर बाद में जाकर उनसे मिलूंगा। फिलहाल मेरी तरफ से उन्हें धन्यवाद कह देना। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए कहता है, और यह गियर मैं रख लेता हूं। फिर वह पूछता है, वैसे मुझे कौन सा वेपन इस्तेमाल करना चाहिए? शिम्योकू जवाब देता है, वेयरहाउस में काफी अच्छे वेपन्स पड़े हैं, जो पसंद आए वह ले लेना। एसीओ जुन्यो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब जाकर हम दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। शिम्योकू हंसते हुए पूछता है, तो निकलने का इरादा कब है? मुख्य किरदार जवाब देता है, मैं तो अभी तुरंत निकलने की सोच रहा था, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी वाइटैलिटी बढ़ानी होगी। सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम ने ही मेरी पूरी एनर्जी खत्म कर दी। अगर मेरी वाइटैलिटी ऐसी ही कम रही तो डीमंस की बात छोड़ो, मैं साधारण मॉन्स्टर्स तक को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पहले मुझे पूरी तैयारी करनी होगी। शिम्योकू पूछता है, कितना समय लगेगा? 1 महीना? एमसी तुरंत सिर हिलाता है, नहीं, इतना नहीं, 10 दिन काफी हैं। 10 दिन बाद सेओ जुन्यो नमयोंग प्रोविंस के माउंट सॉन्ग पहुंच जाता है। कुछ ही देर में वह एक विशाल गेट के सामने खड़ा था। अब अंदर जाने का समय आ चुका था। गेट ऑफ डॉन्स कर्स। इस गेट को क्लियर करने की सिर्फ एक ही शर्त थी, सूर्योदय होने तक जिंदा रहना। जैसे ही एमसी गेट के अंदर कदम रखता है, सूरज लगभग डूब चुका होता है।
चारों ओर नजर दौड़ाते हुए वह सोचता है, जगह तो काफी आरामदायक लग रही है। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर सामने फैले विशाल ग्रेवयार्ड पर पड़ती है। उसी पल उसे एहसास होता है, शायद आरामदायक कहना इस जगह के लिए सही शब्द नहीं था। वह मन ही मन सोचता है कि शायद वह थोड़ा पागल होता जा रहा है। फिर भी गेट की इंफॉर्मेशन दोबारा चेक करने पर उसे पता चलता है कि यह गेट ज्यादा मुश्किल नहीं माना जाता। ऑब्जेक्टिव भी सीधा साधा था, बस सूर्योदय होने तक जिंदा रहना। वह सही समय पर भी पहुंचा था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस गेट में आने वाले ग्रुप्स, सुबह इस गेट में एंटर करने वाले ग्रुप्स सबसे ज्यादा देर तक जिंदा रह पाए थे। इसका कारण भी साफ था, गेट के अंदर समय बाहर की दुनिया से अलग तरह से चलता था। जो लोग देर से अंदर आए, उन्हें माहौल के हिसाब से खुद को ढालने का समय ही नहीं मिला। ज्यादातर पर तो आते ही हमला हो गया और उन्हें पलटकर जवाब देने का मौका तक नहीं मिला। आखिरकार वे सब सिर्फ लेवल 1 के प्लेयर्स थे। वे इससे ज्यादा कर भी क्या सकते थे। लेकिन एसियो जुनहो अलग था। वह पहले ही अनगिनत खतरनाक हालात से बचकर निकल चुका था, इसलिए जो भी सामने आए वह उसका सामना करने के लिए तैयार था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रात पूरी तरह छा गई। अचानक सेओ जुन्यो को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। वह चारों तरफ नजर दौड़ाता है, शायद अनडेड। वह धीरे से बड़बड़ाता है, लगता है अब असली झंझट शुरू होने वाला है। जैसे ही वह अपनी जगह से खड़ा होता है, उसी पल जमीन फटने लगती है। एक के बाद एक अनडेड मिट्टी चीरकर बाहर निकलने लगते हैं। उनमें से एक अचानक उसका पैर पकड़ लेता है। सेओ जूनियो बिना घबराए बस इतना कहता है, मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। वह तुरंत उसकी खोपड़ी पर जोरदार वार करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। सेओ जूनियो ठंडी आवाज में कहता है, वापस लेट जाओ और चैन से सोते रहो। लेकिन तब तक चारों तरफ से और भी अनडेड उसे घेर चुके थे। उसी समय रात पूरी तरह उतर आती है। सेओ जूनियो की ए रैंक हंटर विजन एक्टिवेट हो जाती है। उसकी हर सेंस पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन इससे हालात आसान होने के बजाय और भी बदतर हो जाते हैं, क्योंकि अब वह साफ महसूस कर सकता था कि उसके आसपास कितने अनडेड मौजूद हैं। उन्हें दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए जानलेवा वार भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। वे चोट की बिल्कुल परवाह नहीं करते। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, हमला करना। और यही वजह थी कि वे सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक थे, खासकर उन बिगिनर्स के लिए जिनके पास हीलिंग स्किल्स नहीं होती थीं। अब सेओ जुनहो समझ चुका था कि इस जगह को रुकीज का ग्रेवयार्ड क्यों कहा जाता है। तभी जमीन से और भी मॉन्स्टर्स निकलने लगे और सीधे उसकी तरफ टूट पड़े। लेकिन एसियो जुनहो पूरी शांति के साथ उन्हें एक एक करके लात मारकर दूर फेंक देता है। आखिर भले ही वह अभी एक रुकी कहलाता हो, लेकिन इतना कमजोर बिल्कुल नहीं था कि ऐसे ट्रैश मॉन्स्टर से हार जाए। लेकिन तभी एसियो जूनियो पीछे मुड़कर देखता है और उसकी नजर जिस चीज पर पड़ती है, उसे देखकर वह समझ जाता है कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। अनडेड की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ये तो जरूरत से भी ज्यादा हैं। वह मन ही मन बड़बड़ाता है। काफी देर तक लगातार लड़ने के बाद उसका शरीर थककर चूर हो चुका था। वह सोचता है, क्या आखिरकार सब खत्म हो गया। वह वहीं जमीन पर बैठ जाता है और एक ग्रेवस्टोन का सहारा लेकर कुछ देर आराम करने लगता है। तभी उसे अचानक किसी की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहां? अचानक आई उस आवाज से एसियो जुनहो पूरी तरह सतर्क हो जाता है। वह तुरंत पूछता है, तुम कहां हो? आवाज जवाब देती है, यहीं, तुम्हारे सामने। सेओ जूनियो तेजी से उस दिशा में भागता है और वहां पहुंचकर एक कॉफिन देखता है। उसी पल उसे समझ में आता है कि आवाज उसी कॉफिन के नीचे से आ रही थी। वह पूछता है,